हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इस दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हमने नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास, इसके पश्चात हमने परागण की क्रिया, उसके प्रकार, परागण के पश्चात हमने पढ़ा कि पराग और स्त्री केसर की जो पारस्परिक क्रिया है, ये क्रिया किस प्रकार से होती है। इसके बाद हमने पढ़ा निषेचन, जो कि दोहरा निषेचन होता है। एक वास्तविक निषेचन होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोजित होकर के युग्मनज बनाते हैं, जबकि दूसरा त्रिक संलयन होता है जिसमें एक दो केंद्रकों के संयोजन से बना हुआ जो केंद्रक है, जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, उसमें एक नर युग्मक और आकर के संयोजित हो जाता है। तो इस तरह से त्रिसंलयन की जो है क्रिया हो जाती है। इसके बाद आता है कि ये जो त्रिसंलयन के पश्चात जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, उस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास होता है और यह भ्रूणपोष जो है विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जबकि वास्तविक निषेचन से जो युग्मनज नाम की जो संरचना बनती है, उससे भ्रूण का विकास होता है। हमने भ्रूण के विकास की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया। सामान्य रूप से देखें तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पादपों के भ्रूण हैं, इनके विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है, जो प्रारंभिक अवस्था में तो एक समान होती है, लेकिन बाद में इनमें भिन्नता आ जाती है, क्योंकि द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण में 2 बीजपत्र बन जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों के बीजपत्र में यानी भ्रूण के अंदर एक ही बीजपत्र होता है। तो इस तरह से यहां तक की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीज, अर्थात बीज क्या है और किस तरह से बनता है। तो बीज का निर्माण चैप्टर हमारा चल रहा है दूसरा। बीज का निर्माण। सीड जिसको कहते हैं। देखिए, निषेचन की क्रिया के पश्चात जो भ्रूण कोश होता है, उस भ्रूण कोश में भ्रूण का विकास होता है, साथ में भ्रूण पोष का विकास हो जाता है। तो उसी समय जो बीजांड है, ये बीजांड जो है वो बीज के रूप में परिवर्तित होता चला जाता है। यानी एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्धित हो जाता है। बीजांड जो है वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है? बीज के अंदर परिवर्तित। अब देखिए, ये जब हम भ्रूण के विकास की प्रक्रिया चल रही होती है, भ्रूण पोष का विकास हो रहा होता है, उसी समय बीजांड के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वो बीज में बदल जाता है। देखिए, ये बीजांड है, ये भ्रूणकोश है और इसमें ये अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। ये बीजांड है। अब देखिए, इसमें ये जो संरचना है, इसमें तो भ्रूण का विकास हो गया। ठीक है, और ये इसमें जो भ्रूण पोष है वो पूरा इसमें ग्रहण कर लिया। अब
ये जो बीजांड ग्रंथ है, बीजांड ग्रंथ, इस बीजांड ग्रंथ से बीज ग्रंथ बन जाता है। एक बार पहले हम देखें, ये बाह्य अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण, ये अंत अध्यावरण है। ये जो है ये बीजांड द्वार है, ये निभाग, ये बीजांड काय है, न्यूसेलस, और ये भ्रूण है, ये नाभिका। ये एक बीजांड की संरचना है और इस बीजांड के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिससे कि ये एक बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सब देखिए, आवृतबीजी पादपों के अंदर ये जो बीज बनता है, ये बीज एक प्रकार से नए जीव की या नए पादप की या संतति की प्रथम कोशिका होती है। किसी भी पादप का जो विकास होता है वो एक बीज से होता है, अर्थात उस बीज के अंदर एक भ्रूण सुरक्षित रहता है और उस भ्रूण के द्वारा एक नए पादप को जन्म दिया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से लैंगिक जनन में ही ये बीज उत्पन्न होते हैं। जिन पादपों में अलैंगिक जनन होते हैं वहां बीजों का विकास नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो देखिए इसमें कि जब इस बीजांड से बीज बन रहा होता है तो ये जो बाह्य अध्यावरण है और अंत्य अध्यावरण है, ये जो बाह्य अध्यावरण, इससे बीज का बाह्य आवरण बन जाता है, यानी बाह्य अध्यावरण। ये बाह्य अध्यावरण बीज बनते समय सूख जाता है और एक प्रकार से बीज का बाह्य आवरण बना लेता है, यानी इसे हम बाह्य कवच कह सकते हैं। और इस बाह्य कवच, इसको बाह्य कवच कहें, बाह्य कवच, या इसका नाम है टेस्टा, टेस्टा कहा जाता है, टेस्टा। और ये जो अंत्य अध्यावरण है, अंत्य अध्यावरण, ये बदल जाता है एक तरह से अंत्य कवच में, अंत्य कवच। इसको कहते हैं टैगमैन, टैगमैन। तो बाह्य कवच तो टेस्टा कहलाता है और अंत्य कवच जो है ये टैगमैन कहलाता है, और ये दोनों ही मिलकर के बीज का आवरण बनाते हैं। ये टेस्टा और टैगमैन ये कहलाएंगे बीज आवरण। बीज के चारों तरफ उपस्थित जो आवरण है ये बीजावरण कहलाता है, और ये बीजावरण बनता है किसके द्वारा? अध्यावरणों के द्वारा। आपने देखा होगा जैसे चना है, पानी में भिगोते हैं, या बादाम है तो एक तो ऊपर का जो छिलका होता है जो कि कह सकते हैं कि मोटा भी होता है और कलरफुल होता है, तो वो तो कहलाता है, वो तो है टेस्टा। लेकिन उसके अंदर एक पतली झिल्ली जैसी संरचना होती है पारदर्शी, तो वो है टैगमैन। तो इस तरह से दोनों से मिलकर ये दोनों अध्यावरण जो है ये बीज के एक प्रकार से क्या बनाते हैं? बीजावरण बना लेते हैं। अब देखिए ये जो बीजांड का है ये सामान्य रूप से सभी पादपों में ज्यादातर देखा जाता है कि जब भ्रूण बीज का निर्माण होता है तो उस दौरान संपूर्ण जो बीजांड का है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन कुछ पादपों में
ये कुछ पादपों के बीजों के अंदर क्या होता है, बीजांड काय की कुछ मात्रा शेष रह जाती है। तो जिनमें ये शेष रह जाती है तो उनमें ये बन जाती है परिभ्रूणपोष का निर्माण कहलाता है। यानी ये जो बीजांड का है इससे बन जाता है परिभ्रूणपोष। समझ रहे हैं इस बात को कि सामान्य रूप से तो ये खत्म हो जाता है, लेकिन अगर शेष रह जाता है तो वो परिभ्रूणपोष होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो काली मिर्च होती है उसमें सफेद सफेद सा जो भाग है वो परिभ्रूणपोष है, ना कि भ्रूणपोष है। इसके अलावा देखिए ये जो बीजांड व्रंत है, ये बीजांड व्रंत जो है वो बीज व्रंत बन जाता है। बीजांड व्रंत इससे चेंज हो जाता है बीज का व्रंत। बीज के अंदर जो थोड़ा सा डंठल रूपी संरचना होती है वो क्या है, बीज व्रंत है, वो बन जाती है। और देखिए यहां ये जो नाभिका है ये बीज बनने के पश्चात एक हल्की सी एक धब्बे रूपी या गड्ढे रूपी संरचना के रूप में शेष रह जाती है, या कह सकते हैं अवशेष मात्र के रूप में रह जाती है। इससे कोई संरचना का निर्माण जो है वो नहीं होता है। और यहां ये जो बीजांड द्वार है इससे एक छिद्र रूपी संरचना बन जाती है, और इस छिद्र रूपी जो संरचना होती है ये कहलाएगी एक प्रकार से बीज का छिद्र। यानी जब बीज का अंकुरण होता है, अर्थात बीज जब नमी को अवशोषित करता है तो उसके बाद उसमें से जो एक नए पौधे की शुरुआत होती है तो वो किस भाग से होती है, बीजांड द्वार वाले भाग से होती है। अर्थात ये बीजांड द्वार जो है वो बीज का रंध्र कहलाएगा, बीज छिद्र, जिस भाग से ये ऑक्सीजन को भी ग्रहण करता है और नमी को भी अवशोषित करने का कार्य करता है। तो ये बीज छिद्र है। तो इस तरह से देखिए हम यह कह सकते हैं कि एक बीजांड जो है ये निषेचन के पश्चात एक परिपक्व बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और अगर मान लीजिए किसी पादप के अंडाशय में एक ही बीज है, यानी एक ही बीजांड है, तो उसमें एक ही बीज का निर्माण होगा। और अगर एक से ज्यादा बीजांड है तो बीजों की संख्या भी एक से क्या होगी, ज्यादा होगी। देखा होगा पपीता है या ककड़ी है, इनमें बहुत सारे बीज होते हैं, जबकि आम के अंदर क्या होता है, एक ही बीज होता है। अब देखिए ये जो बीज हैं इनमें भ्रूणपोष की उपस्थिति है अथवा अनुपस्थिति, इस आधार पर बीज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अभ्रूणपोषी और दूसरे होते हैं भ्रूणपोषी। तो अब हम बात करें कि बीजों के यानी बीजों के एक तरह से प्रकार। बीजों के प्रकार किसके आधार पर, भ्रूणपोष के आधार पर। भ्रूणपोष के आधार पर, क्योंकि अगर हम बीजों के प्रकारों की बात करें तो बीज तो एक तो वो भी है बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, एक तो होते हैं एक बीज पत्री और एक होते हैं द्विबीजपत्री बीज। तो इसलिए यहां हम जो बात कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं, बीज के अंदर भ्रूणपोष के आधार पर बात कर रहे हैं। तो एक तो होते हैं अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज। ऐसे बीज जिनमें संपूर्ण भ्रूणपोष, ऐसे बीज जिनमें संपूर्ण भ्रूणपोष भ्रूण के विकास में उपयोग हो जाता है। ऐसे बीज जिनमें संपूर्ण भ्रूणपोष भ्रूण के विकास में उपयोग या भ्रूण के विकास में काम
आ जाता है तथा जिनमें भ्रूणपोष की उपस्थिति नहीं होती है। अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। यानी जिनमें भ्रूणपोष उपस्थित है ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग जो है भ्रूण के विकास के दौरान हो गया है। तो ऐसे बीज जो है ये कहलाते हैं अभ्रूणपोषी बीज। जैसे चना है, मटर है, मूंगफली है, ये सब अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। दूसरे होते हैं भ्रूणपोषी बीज। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अभ्रूणपोषी बीज का मतलब ऐसे बीज जिनमें संपूर्ण भ्रूणपोष भ्रूण के विकास में काम आ जाता है तथा जिनमें भ्रूणपोष की उपस्थिति नहीं होती है, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। अब आता है दूसरा, भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं होता है और परिपक्व बीज में भ्रूणपोष की उपस्थिति होती हैं, उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अब देखिए ऐसे बीज कौन से, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, एक क्या हो गया, आदि। ये जो एक बीज पत्री जो पादप होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये तो है भ्रूणपोषी, जिनमें भ्रूणपोष की उपस्थिति बनी हुई रहती है। अब देखिए कुछ पादपों में क्या होता है, यहां कुछ जनरल बातें हैं, आप समझ लीजिए, ये फाउंडेशन के हिसाब से वैसे आपको काम आती है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके बीज के चारों तरफ का जो भाग है वो एक मासल गूदेदार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे एरिल कहा जाता है। आप लीची के अंदर जिसको खाते हैं जिस भाग को, वो कौन सा भाग होता है? एरिल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ पादपों में क्या होता है कि बीजांड द्वार वाली क्षेत्र पर बीज के अंदर सफेद रंग की एक अतिरिक्त संरचनाएं उपस्थित होती है जिसे कैरेनकेल कहते हैं। ये आंडी के बीजों में आप देखेंगे बीज के साइड में उभरी हुई सफेद रंग की संरचनाएं होती हैं, तो वो एक अतिरिक्त संरचना बन जाती है। अब ये बात आता है बीजों का क्या महत्व है, आपको जानना चाहिए कि बीज क्या, इसका क्या महत्व है। देखिए आप समझते हैं कि बीजों से ही नई संतति की उत्पत्ति होती है, यानी नया जो पादप बनता है वो बीजों से ही बनता है, क्योंकि इसमें एक नया भ्रूण उपस्थित होता है। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में एक तरह से जो बीज बनता है उस बीज के अंदर
आनुवांशिक रूप से पुनर्योजन होता है और उस पुनर्योजन से एक नए लक्षणों वाली संतति की उत्पत्ति होती है। ये जो बीज होते हैं, इन बीजों के माध्यम से क्या करते हैं हम कि जो लैंगिक जनन के पश्चात जो संततियां बनती हैं, अगर ये बीज हाथों हाथ ही अगर सभी भ्रूण अंकुरित हो जाते तो हम उनको ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। लेकिन ये बीज के रूप में क्या होता है, एक तरह से इनके अंदर जो जीवन है वो एक तरह से निलंबित अवस्था में बना रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि चना है, घर में अपन रखते हैं कई दिनों तक, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उसको पानी में भिगो करके कुछ समय के लिए रख दें तो तुरंत वो अंकुरित हो जाता है। इसका मतलब उसमें जो जीवन है, एक नया जीव है, वो निलंबित अवस्था में, सस्पेंडेड अवस्था में उसके अंदर सुरक्षित रखा जाता है। साथ में इन बीजों के अंदर क्या है, इन बीजों के अंदर पोषक पदार्थों की उपस्थिति होती है, जिनको हम अनाज के हैं, दाल वाले हैं, तो उन सबके बीजों का ही हम उपयोग करते हैं। अब देखिए, ये जो बीज होते हैं, ये कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कुछ समय के बाद ही अपनी जीवन क्षमता को खत्म कर देते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अंकुरण की क्षमता समाप्त हो जाती है। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक अंकुरित होने के लिए सुरक्षित बने हुए रहते हैं। यानी कुछ पादपों के बीजों को तो जैसे चीड़, खजूर वगैरह ऐसे इनके कईयों के बीजों को तो हमने प्राप्त किया है, जो कई वर्षों के बाद में भी इनको सफलतापूर्वक अंकुरित करा करके और नए पौधे जो है वो इनसे तैयार कर लिए जाते हैं। तो ये बीज एक महत्वपूर्ण संरचना है जो लैंगिक जनन के द्वारा ही बनती है। ठीक है, तो अब हम आज का होमवर्क देते हैं आपको। बीज का निर्माण किस भाग से होता है, किस संरचना, बीज का निर्माण किस संरचना से होता है। बीज की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। बीज कितने प्रकार के होते हैं। बीज का निर्माण किस क्रिया के पश्चात होता है, किस क्रिया के पश्चात होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं, इन चारों ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिए, हमने यहां बीज तक पहुंच गए हैं। अब बीज के बाद अगला जो है वो फल आता है कि फल कैसे बनते हैं, क्या, क्योंकि बीज जो है वो किसके अंदर सुरक्षित रहते हैं, फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।